7 मई को पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसके जवाब में भारत के वीरों ने पाकिस्तान का ऐसा हश्र किया जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जोरदार धमाका और पाकिस्तानी सेना का पोस्ट तबाह। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया तो वहां की सेना बौखला गई और सीमा पर गोलीबारी करने की हिमाकत की, जिसका जवाब हिंद के वीरों ने इस अंदाज में दिया। ये तस्वीर 7 मई के बाद की है। तब जम्मू सेक्टर के पास भारत की चौकियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त गोलीबारी की गई, जिसके जवाब में पाकिस्तान की पोस्ट और टावर को धाराशायी कर दिया गया। पाकिस्तानी रेंजर्स जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से कई बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। इसके बाद भारत ने जो कार्रवाई की उससे पाकिस्तानी सेना में हड़कंप मच गया। जिस पोस्ट से पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की हिमाकत की उस पोस्ट को उड़ा दिया गया। इतना ही नहीं, पीओके में आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की कार्रवाई में करीब 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, करीब 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए। इनमें आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी शामिल है। और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में सेना के जवान आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। भारतीय सेना के शौर्य का यह नया वीडियो है। वीडियो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और जवानों की वीरता का जिक्र है। इस वीडियो को सेना के वेस्टर्न कमांड ने जारी किया है। इंडियन आर्मी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, प्लानिंग की ट्रेनिंग की और एक्शन लिया। सेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए वो सबक था जो उसने दशकों से नहीं सीखा। शुरुआत पहलगाम आतंकवादी हमले से हुई। गुस्सा नहीं, लावा था। दिमाग में बस एक ही बात, अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। ये बदले की भावना नहीं, ये न्याय था। पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की 11 एयरबेस तबाह हो गए। पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन भी किया गया, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पोस्टों को तबाह कर दिया। भारत के जवाबी हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ गई। पाकिस्तान की सेना को एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और जाने माने लेखक गीतकार जावेद अख्तर ने अपने बेबाक अंदाज में पाकिस्तान की हकीकत बयां की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान और नर्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं नर्क जाना पसंद करूंगा। मैं कभी आप मिलिएगा अलग तो मैं दिखाऊंगा अपना आपको ट्विटर, अपना व्हाट्सएप, जिसमें मुझे दोनों तरफ से गालियां आती हैं। ऐसा नहीं है, मैं बहुत थैंकलेस हूँगा और ये ना कहूँ कि बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत से लोग हिम्मत भी बढ़ाते हैं, तारीफ भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि मुझे इधर से भी जो एक्सट्रीमिस्ट गाली देता है और उधर का एक्सट्रीमिस्ट भी गाली देता है। यही सही है। अगर इनमें से एक ने गाली देना बंद कर दी तो मुझे परेशानी हो जाएगी कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि तू तो काफिर है और जहन्नुम में जाएगा। वो कहते हैं जिहादी, पाकिस्तान चला जा। अब अगर मेरे पास सिर्फ चॉइस पाकिस्तान और जहन्नुम यानी नर्क की है तो मैं नर्क ही जाना पसंद करूंगा। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर टिप्पणी मामले में सोनीपत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे गैर कानूनी करार दिया है। सोशल मीडिया के जरिए विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले सोनीपत की निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी एसोसिएट प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को उनकी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार कर लिया है। प्रोफेसर अली खान पर कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के योगदान को कम आंकने और सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके ऑपरेशन सिंदूर को सांप्रदायिक मकसद से जोड़ने का आरोप है। बीजेपी के युवा मोर्चा के महासचिव योगेश जठेरी की शिकायत पर FIR दर्ज हुई थी। सोनीपत पुलिस ने FIR दर्ज कर प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उनकी टिप्पणियों पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रोफेसर ने जवाब में कहा कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट महिला विरोधी नहीं थी। प्रोफेसर की गिरफ्तारी को AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि ये किसी व्यक्ति को उसकी राय के लिए निशाना बनाता है,
उसका पोस्ट राष्ट्र विरोधी या महिला द्वेषी नहीं था। महज बीजेपी कार्यकर्ता की शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और ऑपरेशन सिंदूर पर बनी ऑल पार्टी डेलीगेशन पर एक बड़ी खबर है। 23-25 मई के बीच ऑल पार्टी डेलीगेशन के विदेश दौरे की शुरुआत होगी। 23 से 25 मई के बीच विदेश जाने से पहले विदेश सचिव सभी डेलीगेशंस को ब्रीफिंग देंगे और ये तारीख भी तय हो गई है, क्योंकि विदेश सचिव विक्रम मिश्री इन सभी सांसदों को और इनके जो डेलीगेशन है इनको बताएंगे कि वो वहाँ पे क्या कहने वाले हैं। वो ब्रीफ किया जाएगा विदेश मंत्रालय की तरफ से। सभी 7 डेलीगेशन को 2 चरणों में ब्रीफिंग दी जाएगी। 20 मई को पहली और 23 मई को दूसरी ब्रीफिंग होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आनंद पांडे के पास चलते हैं। आनंद पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए, वैसे तो देश में बहुत राजनीति हो रही है इसको लेकर और कांग्रेस पार्टी बड़ी हमलावर है, वो अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर 23 से 25 मई की जो डेट आई है, जरा बताइए और क्या जानकारी है, क्या ब्रीफिंग होगी? जी देखिए, जो अगला मंगलवार और शुक्रवार को 2 चरणों में जो 60 डेलीगेशन जो भारत सरकार की तरफ से बनाया गया, जिसमें सभी दलों के नेता भी हैं और डिप्लोमेट्स भी हैं, इन सभी को विदेश सचिव के द्वारा ब्रीफिंग दी जाएगी। ये बैठक जो है संसद भवन में रखी गई है। पहली ब्रीफिंग जो है मंगलवार को होगी, जिसमें 3 जो डेलीगेशन जा रहे हैं उन डेलीगेशन के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे और दूसरी ब्रीफिंग जो बाकी 4 डेलीगेशन उनके सदस्यों को शुक्रवार को दी जाएगी। दरअसल भारत सरकार का मकसद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय जो देशों में जाकर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा देता और जिस तरह से पहलगाम में वहाँ के आतंकियों ने हिंसा को अंजाम दिया था, तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाए और उसको अलग थलग किया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है। तो ऐसे में विदेश सचिव जो है इन सभी डेलीगेशंस को ये बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान लगातार आतंकी हमलों को अंजाम देता रहा है, न सिर्फ भारत में, बल्कि वो रूस की बात हो या फिर ट्रेन ट्यूब धमाके जो है इंग्लैंड में वहाँ पे हो या फिर यूएस में, इन तमाम जो सबूतों के साथ साथ जो डोजियर भी इन तमाम सांसदों को, इन डेलीगेशंस को दिए जाएंगे, ताकि जब ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाए, जो दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मिले तो उनको बताए, पुख्ता तरीके से बताए, उनको भरोसा दिला सके कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में आतंक को एक्सपोर्ट करता रहा है। और ऐसे में जब विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव जब ये ब्रीफिंग देंगे तो उनके साथ साथ बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय के कुछ अधिकारी और डिफेंस के भी अधिकारी इस ब्रीफिंग में मौजूद रहेंगे। जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपने स्वभाव के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत की नकल की है। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो की अगुवाई में पाकिस्तानी सांसद दूसरे देशों में भेजने का फैसला किया गया है। भारत ने दुनिया भर में पाकिस्तान के कुकर्मों का पर्दाफाश करने का फैसला क्या किया? हकीकत सामने आने के डर से पाकिस्तान घबरा गया। भारत के फैसले के कुछ घंटों बाद ही पाकिस्तान ने इसकी नकल करने का फैसला किया। खौफजदा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की अगुवाई में एक टीम का गठन कर दिया है। इस डेलीगेशन का काम दुनिया के सामने पाकिस्तान का पक्ष रखने का होगा। बिलावल ने कहा कि पीएम शहबाज शरीफ ने मुझसे बात की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं शांति के लिए पाकिस्तान का मामला पेश करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई करूं। मुझे ये जिम्मेदारी स्वीकार करने और इन चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने का सम्मान है। पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो की अगुवाई में एक समिति भी गठित की है, जिसमें पूर्व मंत्री खुर्रम तसगीर खान, हिना रब्बानी भारत के डेलीगेशन भेजे जाने के फैसले के बाद लिया गया है। और मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद पर एक बार फिर भरोसा जताया है। उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद को फिर से पार्टी का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। आकाश आनंद का पार्टी में कद और पद फिर से वापस मिल गया है। मायावती ने आज पार्टी के कई सीनियर नेताओं के साथ बैठक में आकाश की नियुक्ति की घोषणा की। वापसी का ऐलान करते हुए मायावती ने कहा कि बीएसपी और पार्टी से जुड़े आंदोलन के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिया जाने का फैसला लिया गया है। आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर, मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। उन्हें चुनाव प्रचार और देश में पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आकाश को हिदायत देते हुए कहा कि इस बार पार्टी में हर तरह की सावधानी बरतनी होगी। मायावती ने बैठक में मौजूद लोगों से अपील की कि वो आकाश का हौसला बढ़ाएं। इससे पहले आकाश ने 13 अप्रैल को अपनी माफीनामे में कहा था कि कुछ दिन पहले किए गए अपने पोस्ट के लिए मैं माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से बहन जी ने मुझे पार्टी से बाहर कर दिया। अब आगे ये भी तय करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार या सलाहकार की कोई सलाह नहीं लूंगा।
कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह आज प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस पर एक रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त सियासी हलचल है। आज पटना में जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी में शामिल हो गए। आरसीपी जी हमारे बड़े भाई जैसे हैं। बिहार में समाज और राजनीति की समझ रखने वाले सबसे बेहतर लोगों में से हैं, तो उनकी भूमिका इस व्यवस्था को बनाने वालों की होगी, इसको लीड करने वालों की होगी। जिस पार्टी में आज हमने आप सबकी आवाज़ पार्टी का मर्जर किया, उसका शॉर्ट में आशा है। और इस दल में जब हम यहाँ आए हैं, इसका नाम जनसुराज है, तो जनसुराज से बिहार की जनता को बहुत आशाएं हैं। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरपी सिंह और प्रशांत किशोर पर हमला बोला। देखिए, दोनों तो जदयू में थे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, तो इस पे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब बिहार की जनता तो जानती ही। उधर प्रशांत किशोर सीएम नीतीश कुमार के गांव कल्याण बेघा से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। और हैदराबाद में एक बिल्डिंग में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। हादसा कैसे हुआ आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में। तस्वीरें हैदराबाद के चार मीनार इलाके की है, जहां आज सुबह करीब 6 बजे अचानक आग लग गई। शुरुआत में वहां मौजूद लोगों ने ही आग बुझाने की कोशिश की। फायर ब्रिगेड को भी हादसे की सूचना दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घंटों आग बुझाने में जुटी रहीं। बिल्डिंग में फायर एग्जिट दरवाजे नहीं होने से हालात ज्यादा तेजी से बिगड़ गए। धुएं से दम घुटने से भी कई लोगों की जान चली गई। काफी मशक्कत के बाद धीरे धीरे आग में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका, लेकिन अब तक आग में झुलसने से कई लोगों की जान जा चुकी थी। गाड़ियाँ थी वो तमाम के तमाम स्पॉट पे पहुंच चुकी है, और जितने भी एम्बुलेंस है वो लगातार यहाँ पे पहुंची जा रही है। जो लोग अंदर जख्मी है उनको लगातार यहाँ से करीबी दवाखानों को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए 10 फायर इंजन तो मौके पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल तक जितने भी लोगों को निकाला गया है वो पूरे के पूरे बेहोश पाए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी कंडीशन हालत बहुत बुरी है, और उनके परिवार के लोगों का कहना है कि सुबह के 6:30 बजे के वक्त में यह हादसा पेश आया था, मगर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, मगर अभी तक लोग कितने फंसे हुए हैं ये बताना फिलहाल मुश्किल है। आग कैसे लगी फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद में जिस इलाके में आग ने कहर बरपाया है, वहां से टीवी9 संवाददाता नूर की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये बहुत बड़ी दर्दनाक कहानी है। चार मीनार वाल के आसपास वाले इलाके जितने भी हो मातम में तब्दील हो चुके हैं। देखिए हैदराबाद का पुराना हैदराबाद चार मीनार वाला इलाका जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल और टूरिस्ट प्लेस माना जाता है, उस इलाके में यह घटना हुई। आज सुबह 6 बजे देखिए ये वही बिल्डिंग है जहाँ पे विक्रम ज्वेलरी जो है ये शॉप के पीछे ही एक बहुत बड़ा बाड़ा हुआ करता है, जहाँ पे 8 फैमिली रहा करते हैं। उस 8 फैमिली में 17 लोगों को ये आग के लपेट में आ गए थे। जो देखिए सुबह जो चाय पीने के लिए हैदराबाद की चाय पीने के लिए जो नौजवान यहाँ पे निकले थे, उस वक्त कुछ महिलाएं यहाँ पे चीख पुकार कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि कुछ आग लगी हुई, हमको रेस्क्यू ऑपरेशन करिए, हम कुछ हमारी जान बचाइए। उसके बाद कुछ नौजवान जो इस आसपास वाले इलाके के हैं वो सबसे पहले वहाँ पे पहुँचते हैं और उन महिलाओं को, उन बच्चों को बाहर निकालने की हर तरह की कोशिश करते हैं। मगर जिस तरह से आग वहाँ पे भड़कते जा रही थी और जिस तरह का धुआं वहाँ पर जो सिचुएशन था वो उतना आसान नहीं था वहाँ पे 17 लोगों के लिए बचाना। देखिए यहाँ तक कि उन 17 लोगों को बचाने के लिए इस दीवार को यहाँ तक होल किया गया है। उस होल करने के बाद वहाँ पे महिलाएं और उस बच्चों को निकालने के लिए भी कोशिश की जा रही थी। और मुंबई एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने 5 किलो सोना जब्त किया है। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने 2 अलग अलग मामलों में 5 किलोग्राम से ज्यादा सोना जब्त किया। इसकी अनुमानित कीमत 5 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ये सोना 2 व्यक्तियों के पास से बरामद किया गया। दोनों आरोपी एयरपोर्ट पर कार्यरत हैं। उन्होंने सोने को अपने कपड़ों के अंदर और जैकेट की जेब में छिपा रखा था। पहले मामले में एयरपोर्ट के लाउंज में काम करने वाला एक कर्मचारी पकड़ा गया। आरोपी को उस समय रोका गया जब वे स्टाफ डिपार्चर एरिया को पार कर रहा था। उसकी तलाशी लेने पर उसके कपड़ों के अंदर से वैक्स में छिपा हुआ गोल्ड डस्ट बरामद हुआ। 6 पाउच में करीब 2800 ग्राम सोना पाया गया, जिसकी कीमत करीब 3.25 करोड़ रुपए आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये सोना उसे एक ट्रांजिट यात्री ने सौंपा था।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मामले में ठेके पर काम करने वाले एक शख्स को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसकी जैकेट की जेब से 6 पाउचों में गोल्ड डस्ट बरामद हुआ। इसका वजन करीब 3 किलोग्राम था। जब्त की कीमत 2 करोड़ 62 लाख रुपए बताई जा रही है। और पटना में TV9 नेटवर्क ने एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया और इस एजुकेशन एक्सपो में देश भर के बड़े विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों ने हिस्सा लिया। इस एक्सपो का मकसद बिहार के छात्रों को उनकी पसंद के कोर्स और करियर बनाने में मदद करना है। देश भर के 25 शहरों में सफलतापूर्वक एजुकेशन एक्सपो के बाद बारी पटना की थी। एजुकेशन एक्सपो 2025 का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने किया। इस एक्सपो के जरिए बिहार के छात्रों को देश के बेहतरीन शिक्षण संस्थान में दाखिला लेने में मदद मिलेगी। रामकृपाल यादव ने TV9 नेटवर्क की पहल की तारीफ की। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार के छात्रों को पसंदीदा कोर्स में एडमिशन लेने और करियर बनाने के लिए दूसरे शहरों में भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। इस एक्सपो में बड़ी संख्या में छात्र अपने अभिभावक के साथ पहुंचे। राज्य के विभिन्न शहरों में भी होनी चाहिए ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो और अधिक कम समय में और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा, खासतौर पर आपका नेटवर्क के काम किया है तो अन्य शहरों में भी, पटना के अलावा भी अन्य बिहार के अन्य शहरों में भी इस तरह का एक्सपो लगाइए ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। और अब चलिए दुनिया की कुछ दूसरी खबरें आपको दिखाते हैं। अमेरिका के शिकागो से कुछ तस्वीरें आई हैं। तूफान ने वहां भारी तबाही मचाई है। शिकागो के साथ साथ टेक्सास में भी तूफान ने कहर बरपाया है। ये रिपोर्ट देखिए। धूल भरी आंधी की ये तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की है, जहां अचानक मौसम ने करवट ली। दिन में ही अंधेरा छा गया। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी नहीं दिखाई दे रही थी। सड़कों पर लोग लाइट ऑन करके गाड़ी चलाने पर मजबूर हो गए। तूफान की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। विनाशकारी तूफान ने शिकागो और टेक्सास में भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से दर्जनों घर तबाह हो गए। अब इस तस्वीर को देखिए। तूफान ने इस घर को जमींदोज कर दिया। घर की एक दीवार भी सलामत नहीं दिख रही। इस भीषण तूफान में 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग घायल हैं। दर्जनों से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घरों के मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। मौसम विभाग ने तेज आंधी के लिए पहले से ही अलर्ट कर दिया था। प्रशासन ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। और थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के साणंद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य के सम्मान में बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने बर्बादी दिखाई और 26 निर्दोष सिविलियन की मौत हुई थी, तभी के बाद भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर है वो चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सफलता मिली और सभी राज्यों में जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आप सीधे दृश्य देख रहे हैं गुजरात के गांधीनगर से, जो कि खुद अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहीं से अभी तिरंगा यात्रा है जो निकाली जा रही है। इसका मेन जो मोटिव है वो वही है कि भारतीय सेना ने जिन्होंने बहादुरी दिखाई है, एक करके जो भी भारत के नागरिक है उनकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं, उन्हीं की सुरक्षा के लिए उनका मनोबल बढ़े, इस प्रकार से ये तिरंगा यात्रा का आयोजन है वो अभी गुजरात के साणंद में किया जा रहा है, जिसमें खुद केंद्रीय गृह एवं सुरक्षा मंत्री जो है अमित शाह सबसे पहले जब मंत्री थे तो पहलगाम सबसे पहले पहुंच गए थे और सभी परिवार ने गए थे और इस प्रकार से जो कार्यवाही हुई उसके बाद सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें अमित शाह खुद गांधीनगर के साणंद में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्लाह खालिद ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान में मारा गया लश्कर का टॉप कमांडर। अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को मार गिराया। लश्कर का टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद ढेर कर दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में लश्कर के टॉप कमांडर सैफुल्लाह खालिद को ढेर कर दिया। तो ये देखिए, ये तस्वीर है उस कमांडर की।
सैफुल्ला खालिद इसका नाम बताया जा रहा है, लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है, जिसको अज्ञात हमलावरों ने ढेर कर दिया। इससे पहले भी भारत के कई दुश्मनों को इस तरह के अज्ञात हमलावर ढेर कर चुके हैं, लेकिन ये जो है रजुल्ला निजामनी उर्फ सैफुल्ला खालिद, ये लश्कर का टॉप कमांडर था और ये ढेर कर दिया गया है। ये जानकारी सामने आ रही है। लश्कर किस तरह से भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, लश्कर कैसे आतंकियों को भारत भेजता है, उनको ट्रेनिंग देता है, भारत में आतंकी हमले करवाता है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन ये कौन थे जिन्होंने लश्कर के इस टॉप कमांडर को ढेर कर दिया? पाकिस्तान में कौन वो अज्ञात हमलावर हैं जो लगातार इस तरह के लोगों को निशाना बना रहे हैं? लश्कर का टॉप कमांडर अज्ञात हमलावरों के हमले में मारा गया। तो देखिए, इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये खबर बेहद अहम, किस तरह से आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी सैफुल्ला खालिद ढेर हो गया है, पाकिस्तान में मारा गया है। लश्कर का ये टॉप कमांडर, अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्ला को मार गिराया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये एक बड़ा हमला है उन लोगों पर जो लगातार ये समझते रहे कि वो अपने आतंकी गतिविधियों को बढ़ाते रहेंगे और फिर उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अज्ञात लोगों ने इसे मारा है। क्या डिटेल्स आपके पास है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए, लश्कर तैयबा और जमात का लीडर बताया जा रहा है रजाउल्ला निज़मानी नाम इसका बताया जा रहा है, अबू सैफुल्ला अलियास। ये दरअसल इसको पता चला है कि जिस वक्त ये घर से बाहर मौजूद था, उसी दौरान अचानक से दो गनमैन वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने इसको गोली मारी और उसके बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि जो स्पॉट पर लोग मौजूद थे उन्होंने पहचानने की कोशिश की, लेकिन वो हमलावरों को पहचान नहीं पाए और जो सैफुल्ला है उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इसके अलावा भारत विरोधी कई गतिविधियों में सैफुल्ला का नाम इससे पहले सामने आया, लश्कर का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। इसके अलावा इसका सबसे अहम जो रोल था वो हथियारों की ट्रेनिंग देना और इसके अलावा हिंदुस्तान में रिक्रूटमेंट भी लगातार ये संभाल रहा था। तो कुल मिला के एक कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान से एक बड़ा दुश्मन सैफुल्ला इस वक्त मारा गया है पाकिस्तान के अंदर। जितेंद्र, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता महराज भी जुड़ चुके हैं। महराज, तो देखिए, अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया है। क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है, इस कमांडर के बारे में? बिल्कुल, बता दें आपको कि ये जो कुछ समय पहले की खबर है कि लश्कर तैयबा और जो जमात के एक लीडर थे वहाँ पे रजुल्ला निजामी जो है, हालांकि उनका जो एलियास दिया गया था उर्फ अबू सैफुल्ला दिया गया था, और बता दें आपको कि ये नाम उनको जो है कुछ समय पहले जो है बदल के गाजी अबू सैफुल्ला जो है लश्कर तैयबा ने दिया था, जो कि कश्मीर से कहा जाता है कि ये लीडर जो है वहाँ पहुंचे थे हाल ही में। तो उसका अभी कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा है, इससे पहले भी अगर हम देखें इस महीने, इस वर्ष मार्च के महीने में भी जो एक कह सकते हैं कि लश्कर के टॉप कमांडर का जो क्लोज एड था अबू किरदाल, उसका भी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ऐसे ही जो है अज्ञात बंदूकबरदारों ने जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो लश्कर के टॉप कमांडर को अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ढेर कर दिया।